हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड कहे जाते थे। पढ़ाई में तेज, खेल में आगे या किसी एक चीज में बाकी सबसे बेहतर। लेकिन कुछ सालों बाद वही लोग कहीं रुक से जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में साधारण लगते हैं लेकिन समय के साथ बहुत आगे निकल जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ज्यादा टैलेंट किसके पास था। असली सवाल ये है, आखिर कौन टिक पाया, कौन मुश्किलों के बावजूद चलता रहा। हमारी दुनिया अक्सर नेचुरल टैलेंट को पूजा की तरह मानती है। हमें लगता है कि जो चीज आसान लगती है वही सही रास्ता है। लेकिन असल जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां आसान रास्तों से नहीं आती। वे आती हैं रोज के छोटे फैसलों से। जब मन नहीं करता तब भी काम करने से, जब रिजल्ट नहीं दिखता तब भी प्रयास जारी रखने से। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये उनके लिए बना ही नहीं था। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस सामने आती है। ये किताब एक सीधा लेकिन असहज सच बताती है कि लंबे समय की सफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट नहीं बल्कि धैर्य और लगन है। इस किताब में एंजेला डकवर्थ ने छात्रों, सैनिकों, खिलाड़ियों और प्रोफेशनल्स पर किए गए वर्षों के रिसर्च के जरिए ये समझाया है कि आखिर कौन लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते हैं। इस किताब का मुख्य विचार ग्रिट है। ग्रिट का मतलब है किसी लंबे लक्ष्य के लिए लगातार जुनून और मेहनत बनाए रखना। यह सिर्फ मेहनत नहीं है और सिर्फ पैशन भी नहीं है। ग्रिट तब बनती है जब आप एक ही दिशा में सालों तक काम करते रहते हैं, भले ही रास्ते में असफलता मिले, थकान आए या दूसरों से तुलना होने लगे। किताब बताती है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी देर तक टिके रहते हैं, न कि आप कितनी तेज शुरुआत करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो पाएंगे कि जो चीजें सच में मायने रखती हैं, करियर, रिश्ते, स्किल्स, वे सब समय और धैर्य मांगती हैं। कोई भी मजबूत चीज एक झटके में नहीं बनती। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि समाज टैलेंट को इतना ज्यादा महत्व क्यों देता है और ये सोच कैसे हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब कोई बच्चा बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा परफॉर्म करता है तो हम तुरंत कह देते हैं इसके अंदर तो नेचुरल टैलेंट है। और जब किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है तो हमारे दिमाग में एक खामोश सा सवाल उठता है, शायद ये इसके बस का नहीं है। यहीं से एक खतरनाक सोच जन्म लेती है कि आसान सफलता सही है और संघर्ष कमजोरी का संकेत है। वाई टैलेंट फील्स सो कन्विंसिंग। टैलेंट हमें इसलिए इतना आकर्षक लगता है क्योंकि वो तुरंत दिखता है। कोई जल्दी सीख ले, जल्दी जीत जाए, जल्दी आगे निकल जाए तो हमें लगता है कि यही असली क्षमता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि शुरुआती तेजी अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो चीज मुश्किल लग रही है वो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। इस सोच का नतीजा ये होता है कि हम मेहनत को कम आंकते हैं और धैर्य को नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रिट का ये हिस्सा एक बहुत असहज सवाल उठाता है, क्या हम सही लोगों को सही वजह से चुन रहे हैं? चाहे स्कूल हों, कंपनियां हों या खेल के मैदान, हर जगह हम तेज शुरुआत को भविष्य की गारंटी मान लेते हैं। इस भाग में किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि ये सोच क्यों अधूरी है और इसके क्या नुकसान हैं। किताब बताती है कि जब हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम प्रयास को कम महत्व देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना प्रयास के टैलेंट भी बेकार हो सकता है। जो लोग शुरू में औसत होते हैं लेकिन लगातार मेहनत करते हैं, वे अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो केवल अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं। अगर आपने कभी किसी काम में ये सोचकर हाथ खींच लिया हो कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो रुक कर सोचिए, क्या आपने खुद को पर्याप्त समय और अभ्यास दिया था? ज्यादातर लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। अगले हिस्से में हम एक बेहद अहम सिद्धांत समझेंगे, क्यों किताब कहती है कि मेहनत सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि आसान शुरुआत भविष्य की गारंटी नहीं होती। आपने अपनी जिंदगी में किस चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो शुरू में मुश्किल लगी? अगर ये सवाल आपके अंदर कुछ हिलाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की समझ और गहरी होने वाली है। हम मेहनत को अक्सर एक बैकअप प्लान की तरह देखते हैं, जैसे अगर टैलेंट काम नहीं आया तब मेहनत कर लेंगे। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यही होता है, क्योंकि मेहनत कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वही असली रास्ता है। जिन लोगों की सफलता हमें अचानक लगती है, उनके पीछे सालों की चुपचाप की गई मेहनत छुपी होती है।
वाई एफर्ट इज अंडररेटेड। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि हम मेहनत को कम आंकते हैं क्योंकि उसका असर तुरंत नहीं दिखता। टैलेंट दिखाई देता है, मेहनत नहीं। कोई मंच पर खड़ा होकर मेडल लेता है, लेकिन हमें वो सुबह की प्रैक्टिस, असफल प्रयोग और बार बार की गई गलतियां नहीं दिखती। इसलिए हमारा दिमाग आसान कारण चुन लेता है, वो टैलेंटेड है। ग्रिट के इस हिस्से में किताब एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखती है कि सफलता का गणित हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। ये भाग हमें ये समझने में मदद करता है कि टैलेंट, स्किल और उपलब्धि के बीच असली रिश्ता क्या है। किताब एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार देती है। पहला, टैलेंट और मेहनत मिलकर स्किल बनाते हैं। दूसरा, स्किल और मेहनत मिलकर उपलब्धि बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेहनत 2 बार काम करती है। अगर मेहनत नहीं है तो टैलेंट भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए 2 लोग एक ही स्तर से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनके नतीजे पूरी तरह अलग होते हैं। एक व्यक्ति रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, दूसरा केवल वही करता है जो उसे पहले से आता है। समय के साथ ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा अंतर बना देता है। अब तक हमने समझा कि मेहनत क्यों जरूरी है। अगले हिस्से में हम ये जानेंगे कि ग्रिट सिर्फ मेहनत नहीं है और ये आत्मनियंत्रण से कैसे अलग है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रिट का मतलब है अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल करना, सुबह जल्दी उठना, मन न होने पर भी काम करना और हर इच्छा को दबा देना। लेकिन अगर ग्रिट सिर्फ आत्मनियंत्रण होती तो बहुत से अनुशासित लोग भी जीवन में असंतुष्ट और अस्थिर ना होते। सच्चाई ये है कि ग्रिट इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंजेला डकवर्थ साफ कहती हैं कि आत्मनियंत्रण और ग्रिट एक जैसे नहीं हैं। आत्मनियंत्रण हमें पल भर के फैसले लेने में मदद करता है, जैसे मोबाइल बंद करना या मिठाई न खाना। ग्रिट का संबंध वर्षों से है। ये उस एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी होती है जो हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों को दिशा देता है। ग्रिट का ये भाग हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग कई बार असफल होने के बाद भी उसी दिशा में टिके रहते हैं और क्यों कुछ लोग हर थोड़े समय में अपना रास्ता बदलते रहते हैं। ये अंतर सिर्फ अनुशासन का नहीं है, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता का है। किताब बताती है कि ग्रिटी लोग हर चीज में अड़े नहीं रहते। वे छोटे लक्ष्यों को छोड़ सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन अपनी मूल दिशा नहीं बदलते। उनके पास एक ऐसा ऊंचे स्तर का लक्ष्य होता है जिसके आसपास बाकी सारे प्रयास घूमते हैं। यही कारण है कि वे बिखरते नहीं हैं। अगर आप बार बार दिशा बदलते रहते हैं तो समस्या शायद आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके लक्ष्य की स्पष्टता में है। जब ये साफ हो जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तब कितनी मुश्किल है ये सवाल पीछे चला जाता है। ग्रिट दबाव से नहीं, अर्थ से जन्म लेती है। अब तक हमने समझा कि ग्रिट क्या है और क्या नहीं। अगले हिस्से में हम एक अहम सवाल उठाएंगे। क्या ग्रिट जन्म से होती है या इसे विकसित किया जा सकता है? ये किताब सिखाती है कि सच्ची दृढ़ता एक स्पष्ट उद्देश्य से आती है, जबरदस्ती से नहीं। क्या आपके पास ऐसा कोई लक्ष्य है जो आपके फैसलों को दिशा देता है? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें और भी जरूरी हैं। अक्सर जब हम किसी चीज में टिक नहीं पाते तो खुद को एक लेबल दे देते हैं। मैं आलसी हूं, मैं चीजें पूरी नहीं कर पाता, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है। ये बातें सुनने में ईमानदार लगती हैं, लेकिन असल में ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। क्योंकि जैसे ही हम मान लेते हैं कि ग्रिट जन्म से तय है, हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। द मिथ ऑफ दिस इज जस्ट हु आई एम। एंजेला डकवर्थ रिसर्च के आधार पर एक साफ बात कहती हैं, ग्रिट कोई स्थायी गुण नहीं है। ये समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी के अनुभव आते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे लोग ज्यादा टिकाऊ बनते जाते हैं। मतलब ये कि जो आज आप नहीं कर पा रहे, वो हमेशा के लिए असंभव नहीं है। ग्रिट का ये हिस्सा एक उम्मीद भरा मोड़ है। ये किताब का वो बिंदु है जहां पाठक समझता है कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों की कहानी नहीं है। ये हिस्सा बताता है कि ग्रिट सीखी जा सकती है, बनाई जा सकती है। किताब बताती है कि लोग आमतौर पर 4 वजहों से हार मानते हैं। पहली, बोरियत। दूसरी, मेहनत बेकार लगने लगती है। तीसरी, काम अर्थहीन लगने लगता है। और चौथी, असफलता के बाद खुद पर भरोसा टूट जाता है। ग्रिट इन्हीं चारों के खिलाफ धीरे धीरे विकसित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रिटी लोग कभी छोड़ते नहीं हैं, वे भी छोड़ते हैं, लेकिन समझदारी से। वे ये नहीं कहते कि मैं बेकार हूं, बल्कि पूछते हैं कि मैं यहां क्यों अटका।
ये सवाल व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। अब जब ये साफ हो गया कि ग्रिट विकसित की जा सकती है, अगले हिस्से में हम उन 4 मानसिक स्तंभों को समझेंगे जिन पर ग्रिट धीरे धीरे बनती है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे बस अपनी पैशन ढूंढनी है, जैसे पैशन कोई छुपा हुआ खजाना हो जो एक दिन अचानक मिल जाएगा। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को भटकाती है, क्योंकि जब पैशन तुरंत महसूस नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए सही चीज नहीं है। द स्लो बर्थ ऑफ इंटरेस्ट। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि पैशन ज्यादातर धीरे धीरे बनती है। पहले आती है हल्की सी रुचि, जिज्ञासा, फिर आता है समय, दोहराव और समझ। जो लोग ग्रिटी बनते हैं वे किसी चीज से तुरंत प्यार नहीं करते। वे उसे समय देते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं और वहीं से गहराई पैदा होती है। ग्रिट का यह हिस्सा पैशन को लेकर सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। यह बताता है कि पैशन इंतजार करने से नहीं बल्कि काम करने से बनती है। इस भाग में हम सीखते हैं कि शुरुआत में संदेह होना असामान्य नहीं बल्कि सामान्य है। किताब कहती है कि ग्रिट का पहला स्तंभ है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब हर दिन उत्साह महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है उस क्षेत्र में टिके रहना जहां सीखने की संभावना है। अगर आप बहुत जल्दी दिशा बदलते रहते हैं तो पैशन को बनने का मौका ही नहीं मिलता। असल जिंदगी में ज्यादातर लोग वही बनते हैं जिसमें वे टिके रहते हैं। शुरुआत में बोरियत आना, संदेह होना, तुलना करना, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जो लोग इस चरण को पार कर लेते हैं उनके लिए वही काम पहचान बन जाता है। अब हमने समझा कि पैशन कैसे जन्म लेती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ग्रिटी लोग अभ्यास को कैसे देखते हैं और क्यों साधारण मेहनत काफी नहीं होती। ये किताब याद दिलाती है कि पैशन इंतजार से नहीं, टिके रहने से पैदा होती है। क्या आप किसी चीज को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं इससे पहले कि वो गहरी बन सके? अगर ये सवाल आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग सालों तक एक ही काम करते रहते हैं, फिर भी बेहतर नहीं बन पाते, और कुछ लोग कम समय में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अंतर मेहनत की मात्रा में नहीं बल्कि मेहनत की गुणवत्ता में होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं। द मिथ ऑफ जस्ट वर्किंग हार्ड। हम मान लेते हैं कि ज्यादा घंटे काम करना ही सुधार का रास्ता है, लेकिन एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि सिर्फ काम करते रहना काफी नहीं है। अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है तो आप बेहतर नहीं बन रहे, आप बस दोहरा रहे हैं। ग्रिट का ये हिस्सा अभ्यास की परिभाषा बदल देता है। ये बताता है कि ग्रिटी लोग अभ्यास को आरामदायक गतिविधि नहीं मानते, बल्कि वे उसे एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें असहज होना जरूरी है। किताब इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहती है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों पर जानबूझकर काम करना, लगातार फीडबैक लेना और हर बार खुद को थोड़ा सा आगे धकेलना। यही अभ्यास समय के साथ साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। जब अभ्यास के दौरान असुविधा महसूस होती है तो लोग अक्सर रुक जाते हैं, लेकिन यही संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। जो लोग इस असुविधा से भागते हैं वे एक स्तर पर आकर ठहर जाते हैं, और जो इसे स्वीकार कर लेते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अब तक हमने पैशन और अभ्यास को समझा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि पैशन को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए उद्देश्य क्यों जरूरी है। शुरुआत में पैशन हमें आगे बढ़ा देती है, लेकिन कुछ समय बाद वही पैशन थकने लगता है। जब मेहनत बढ़ जाती है और नतीजे धीमे होते हैं तब सिर्फ रुचि काफी नहीं रहती। यहीं पर ज्यादातर लोग पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? द रोल ऑफ पर्पस इन लॉन्ग टर्म एफर्ट। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए उद्देश्य जरूरी है। उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया बदल रहे हों, मतलब बस इतना है कि आपका काम आपके अलावा किसी और के लिए भी मायने रखता हो। जब काम दूसरों से जुड़ता है तो प्रयास में गहराई आ जाती है। ग्रिट का ये हिस्सा पैशन को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रुचि धीरे धीरे उद्देश्य में बदल सकती है, और यही बदलाव ग्रिट को परिपक्व बनाता है। किताब बताती है कि उद्देश्य अक्सर देर से विकसित होता है। पहले लोग सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। फिर एक समय आता है जब वे समझते हैं कि उनका काम दूसरों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। यहीं से पैशन टिकाऊ बनती है। अगर आपका काम कभी कभी भारी लगता है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने क्यों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। जब कारण साफ होता है तब कठिनाइयां सहने लायक बन जाती हैं।
उद्देश्य प्रयास को बोझ से जिम्मेदारी में बदल देता है। अब हमने ग्रिट के 3 स्तंभ समझ लिए, रुचि, अभ्यास और उद्देश्य। अगले हिस्से में हम उस ताकत के बारे में बात करेंगे जो असफलता के बाद भी हमें खड़ा रखती है, आशा। ये किताब सिखाती है कि उद्देश्य के बिना पैशन ज्यादा दूर नहीं जाती। आप जो कर रहे हैं उससे किसकी जिंदगी बेहतर होती है? अगर ये सवाल आपके अंदर गहराई पैदा करे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही सार्थक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। असफलता अपने आप में सबसे बड़ी समस्या नहीं होती। असल समस्या ये होती है कि हम असफलता को कैसे समझते हैं। 2 लोग एक जैसी हार का सामना करते हैं। एक कहता है बस मुझसे नहीं होगा, दूसरा कहता है अभी नहीं हुआ। यही छोटा सा फर्क तय करता है कि आगे कौन चलेगा और कौन रुक जाएगा। द मीनिंग ऑफ होप इन ग्रिट। एंजेला डकवर्थ के अनुसार ग्रिट का चौथा और सबसे जरूरी स्तंभ है आशा। आशा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आशा का मतलब है ये विश्वास कि हमारे प्रयास भविष्य को बदल सकते हैं। ये सोच कि हालात स्थायी नहीं है और अगला कदम अभी भी हमारे हाथ में है। ग्रिट का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि हार के बाद कैसे सोचना चाहिए। ये भाग बताता है कि ग्रिटी लोग मानसिक रूप से अलग कैसे होते हैं। वे खुद को असफल नहीं मानते, वे रणनीति को असफल मानते हैं। किताब बताती है कि ग्रिटी लोग असफलता को 3 तरह से देखते हैं। पहला, ये अस्थायी है। दूसरा, ये खास परिस्थिति से जुड़ी है, पूरी जिंदगी से नहीं। तीसरा, इसमें सुधार की गुंजाइश है। यही सोच उन्हें फिर से प्रयास करने की ताकत देती है। अगर हर असफलता आपको अपनी क्षमता पर शक करने पर मजबूर कर देती है तो ग्रिट पनप नहीं पाती। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि मैं क्या बदल सकता हूं, तो असफलता शिक्षक बन जाती है, दुश्मन नहीं। आशा कोई भावना नहीं, एक अभ्यास है। अब हमने ग्रिट को व्यक्ति के भीतर से समझा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि परिवार, स्कूल और संस्कृति कैसे ग्रिट को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि ग्रिट पूरी तरह एक व्यक्तिगत गुण है, जैसे कोई इंसान या तो मजबूत होता है या नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेले ग्रिटी नहीं बनता। हम जिन लोगों, नियमों और माहौल में रहते हैं वही तय करता है कि हम कितनी दूर तक टिक पाएंगे। पेरेंटिंग, मेंटर्स और स्टैंडर्ड्स। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि जिन बच्चों और युवाओं में ग्रिट विकसित होती है उनके आसपास एक खास तरह का माहौल होता है। ऐसा माहौल जहां प्यार और समर्थन होता है, लेकिन साथ ही अपेक्षाएं भी साफ होती हैं। ना तो ज्यादा सख्ती, ना ही पूरी छूट, बल्कि मार्गदर्शन। यही बात शिक्षकों, कोच और लीडर्स पर भी लागू होती है। ग्रिट का ये आखिरी हिस्सा व्यक्ति से बाहर की दुनिया पर ध्यान देता है। ये समझाता है कि संस्कृति, टीम और संस्थाएं कैसे धैर्य को सामान्य बना देती हैं। जब लंबे प्रयास को सम्मान मिलता है तब लोग जल्दी हार नहीं मानते। किताब ये भी साफ करती है कि ग्रिट का मतलब खुद को तोड़ देना नहीं है। रिसर्च बताती है कि ग्रिटी लोग ज्यादा दुखी नहीं होते, उल्टा उनमें जीवन से संतुष्टि ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसी सार्थक चीज पर काम कर रहे हैं। अगर आप खुद को लगातार थका हुआ और खाली महसूस कर रहे हैं तो सवाल ग्रिट का नहीं, दिशा का हो सकता है। ग्रिट सही लक्ष्य के साथ जुड़ी हो तभी वो ताकत बनती है। गलत लक्ष्य के साथ वही चीज बोझ बन जाती है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सीधा है। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे प्रयासों का परिणाम है जो सही दिशा में किए गए हों। ग्रिट हमें ये याद दिलाती है कि आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस टिके रहना जरूरी है। ये किताब सिखाती है कि सही माहौल और सही लक्ष्य के साथ साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। क्या आपका वातावरण आपको टिके रहने में मदद कर रहा है या आपको थका रहा है? अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच को बदला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे तथ्य आधारित बुक एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।